हाय गाइस। सो हम क्या कर रहे थे, हम IIT JEM 2020 के सॉल्यूशंस देख रहे थे मैथमेटिक्स के, जिसके अंदर हमने सेक्शन ए के कुछ सॉल्यूशन देख लिए थे। अब जो कुछ रिमेनिंग सॉल्यूशन सेक्शन ए के उनके आज देख लेंगे इस वीडियो के अंदर, और फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो ऐसे करके पूरा पेपर कंप्लीट कर देंगे। फिर एक स्ट्रेटेजी की वीडियो 2021 के पेपर के लिए कैसी होनी चाहिए वो बनाएंगे, वो भी अपलोड करूंगा। ठीक है। सो गाइस, अब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको कुछ दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बोलें। तो डायरेक्ट सीधे देखते हैं कि क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। पहला ऑप्शन है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x by e raised to power x equals to 0। सेकंड ऑप्शन इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 plus 1 by x e raised to power 1 by x equals to 0। थर्ड ऑप्शन इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 plus sin x by 1 plus 2x equals to 0। लिमिट x टेंडिंग टू 0 plus cos x by 1 plus 2x equals to 0। सो गाइस, यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात क्या है कि फॉल्स, इस फॉल्स को बड़ा ध्यान से नोटिस करना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, मतलब जो एक्चुअल में ट्रू होगा ना वो यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, मतलब जो लिमिट सही है वो लिमिट का ऑप्शन हमारे लिए गलत है, तो जो लिमिट गलत होगी वो लिमिट हमारे लिए सही होगी। तो हमें बस केवल जो गलत लिमिट है उसको ढूंढना है। तो सबसे पहला बात देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x बाय e रेज़्ड टू पावर x। नाउ क्या करें इसके अंदर, सीधा सीधा सा, ये तो x तक इंफिनिटी पे जा रहा है तो ये इंफिनिटी पे है, e रेज़्ड टू पावर x ये भी इंफिनिटी पे है। सो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की लिमिट, इंफिनिटी पे इंफिनिटी की लिमिट क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल। क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल। सभी ऑप्शंस में ये लगेगा। ठीक है। सो क्या करते हैं इसके अंदर, इसको ऊपर अलग डिफरेंशिएशन, नीचे अलग डिफरेंशिएशन। सो 1 अपॉन e रेज़्ड टू पावर x, क्योंकि x का तो 1 हो जाता है और e रेज़्ड टू पावर x का e रेज़्ड टू पावर x ही रहता है, तो 1 बाय इंफिनिटी दैट इज 0। सो ये सही है इसीलिए गलत है। ठीक है। नाउ सेकंड इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1 बाय x e रेज़्ड टू पावर 1 बाय x इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग 0 है, हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा। अब हमारे अकॉर्डिंग देखें तो पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 बाय x e रेज़्ड टू पावर 1 बाय x। लिमिट कहां जा रही है, यहाँ पे लिमिट जा रही है 0। ठीक है, 1 बाय x, 1 बाय x, 1 बाय 0 मींस इंफिनिटी, e रेज़्ड टू पावर 1 बाय x, e रेज़्ड टू पावर 1 बाय 0, e रेज़्ड टू पावर 1 बाय 0 का मतलब e रेज़्ड टू पावर इंफिनिटी, e रेज़्ड टू पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी। सो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म, और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म दोबारा क्या यूज लेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज लेंगे। सो इसको डेरिवेट कर दो, -1 बाय x स्क्वायर, नीचे का अलग से डेरिवेशन e की पावर 1 बाय x, तो -1 बाय x स्क्वायर, -1 बाय x स्क्वायर, -1 बाय x स्क्वायर कैंसिल, क्या बना ये 1 बाय x। तो लिमिट तो लगा दो भैया, 1 बाय e रेज़्ड टू पावर 1 बाय x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, सो 1 बाय e की पावर इंफिनिटी एंड दैट विल बी 0। सो ये लिमिट, ये 0 बता रही है, हमारी भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। 0 आ रही है मतलब ये लिमिट सही है, लिमिट सही है, इसलिए मतलब यहाँ पे ये गलत है। ठीक है। अब सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन में देखें तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस sin x 1 प्लस 2x। अब बोलोगे यार हमें तो डायरेक्ट तो आती नहीं है, ये कैसे निकालते हैं, है? हमें ये वाली तो पता है कि sin x by x 1 होता है जब x 0 पे जाता है, डबल लिमिट। तो कोई बात नहीं है, sin x by x 1 होता है तो आप एक काम करो, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, x से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा तो ये वाली चीज 1 पे चली जाएगी। ठीक है, ये कहां पे जाएगा, ये 0 पे जा रहा है, ये 1 पे जा रहा है, तो 0 by 1 कहां पे जाता है, 0 by 1 जाता है 0 पे, तो ये लिमिट कहां पे जा रही है, लिमिट जा रही है 0 पे। और अगर ये लिमिट 0 पे जा रही है तो यहाँ पे क्या करेगा, लिमिट जा रही है 0 पे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, सही था इसीलिए गलत हो गया। देखो यार कई बार समझना भी गलत हो जाता है। नाउ डी ऑप्शन इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस cos x by 1 plus 2x equals 0। अब सेक्शन ए का क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो चुके हैं, तो बचा एक ऑप्शन में ट्रू होना। इवन सेक्शन ए का ना भी होता, सेक्शन बी का और सेक्शन सी का होता, अगर 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं तो सेक्शन डी का तो डी तो ट्रू होना ही था, तो ये वाला ट्रू होगा। ट्रू होगा मतलब इसकी लिमिट गलत होगी, बट इसकी लिमिट होगी क्या देख लेते हैं एक बार, किसी को डाउट हो। ठीक है, तो क्या लिमिट होगी इसकी, तो देखो cos x जो है जब x 0 पे जाता है तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, और ये वाली लिमिट भी कहां जाएगी 1 पे, तो इसकी लिमिट क्या आई 1 आ रही है, बट ये देखो बता रहा है 0 बता रहा है, इसलिए लिमिट गलत है, लिमिट गलत है तो गलत होना भी यहाँ पे सही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। सो हो गया इजीली। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
So the next question is if the direction derivative of function z is equals to y square e is equal to x at 2 comma minus 1 along the unit vector b vector is equals to अल्फा आई के प्लस बीटा जाएगा। ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। इज जीरो देन अल्फा प्लस बीटा का मॉड किसके इक्वल होगा? क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। डायरेक्शन डेरिवेटिव दे रखा है किसका? इस फंक्शन का। इस पॉइंट पे इस वेक्टर के अलोंग कितना है? जीरो है। क्या डायरेक्शन डेरिवेटिव इस फंक्शन का इस पॉइंट पे इस वेक्टर के अलोंग जीरो है। देन मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है। सो डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ z कैसे दिया जाता है? ग्रेडियंट ऑफ z डॉट b वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। यहाँ पे b वेक्टर इवन b कैप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर है। सो ग्रेडियंट ऑफ z निकालें पहले तो। ग्रेडियंट ऑफ z कैसे निकलता है? ग्रेडियंट ऑफ z इज del z by del x I cap plus del z by del y j cap. So del z by del x twice of y square e raised to power 2x I cap plus del z by del y, this will be 2y e raised to power 2x j cap. Now del z है तो सिंपल, हमें निकालना del z at 2 minus 1 पे, del z at 2 minus 1। सो मतलब y की जगह आपके डाल दो, y की जगह -1 डाल दो, x की जगह 2 डाल दो। सो ट्वाइस ऑफ -1 का स्क्वायर e रेज़ टू पावर 4 प्लस i कैप प्लस ट्वाइस ऑफ -1 e रेज़ टू पावर 4 j कैप। सो दिस विल बिकम 2 e रेज़ टू पावर 4 i कैप माइनस 2 e रेज़ टू पावर 4 j कैप। तो ये तो आपका ग्रेडियंट ऑफ z निकला है 2 -1 पे रिक्वायर्ड पॉइंट पे। अब इस रिक्वायर्ड पॉइंट पे जो ग्रेडियंट निकला है, जो हमारे पास ग्रेडियंट आया है, इस ग्रेडियंट को हमें इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना b वेक्टर के साथ, तो हमारा डायरेक्शन डेरिवेटिव आ जाएगा। सो डायरेक्शन डेरिवेटिव एट ऑफ z विल बी z 2 e रेज़ टू पावर 4, तो 2 में कॉमन निकाल लेता हूं, e रेज़ टू पावर 4 भी कॉमन ही है, i कैप माइनस j कैप डॉट b वेक्टर कितना है? अल्फा i कैप प्लस बीटा j कैप। सो ट्वाइस ऑफ e रेज़ टू पावर 4 अल्फा माइनस बीटा। सो डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ z इज गिवन अस टू अस 0। कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। सो 0 दिया हुआ है मतलब अल्फा माइनस बीटा कितना है? 0 है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ गया। अब इसका क्या करें? अल्फा इज इक्वल टू बीटा, हमें तो वैल्यू चाहिए थी, वैल्यू कैसे निकालें? सो एक बात और ध्यान दे रखिए, मैंने बोला ध्यान देने वाली बात क्या है क्या कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब बी वेक्टर का जो मॉड है वो कितना है? 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है? 1 है। और अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, सो ट्वाइस ऑफ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मींस बीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब कोई बीटा की वैल्यू 1/√2 निकलते हैं, यहाँ पे 1/√2 ऑप्शन टिक मत कर देना। हमें निकालना क्या है वो अब दिमाग में हमेशा हमेशा रहना चाहिए, क्या है कि मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या है। सो मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1/√2 प्लस 1/√2 का मॉड। अब यहाँ पे प्लस माइनस 1/√2 भी आ सकता है, इसलिए मॉड का यूज रहेगा। सो अल्टीमेटली कुछ भी हो केस के अंदर वो √2 जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। सो √2 मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So my next question is let t r square से r square with a linear transformation given by t of x, y is equal to minus xy means जो यहाँ पे जो भी हमारे पास दो डबल का वेक्टर है, उसका जो फर्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट है उसको हमें नेगेटिव ले लेना है, बाकी minus x, y देन t raised to power t k is equal to t क्या t मतलब t क्या कोई इवन पावर कर दो तो क्या वो t के इक्वल बन जाएगी दोबारा। t raised to power 2 के मतलब ऑड पावर जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वो माइनस ऑफ t है, क्या माइनस ऑफ t। ठीक है, second is the range, third is the range of t square is the proper subspace of range of t, and fourth is the range of t square is equal to the range of t। ठीक है, सबस्पेस है रेंज ऑफ t स्क्वायर ये इक्वल है। सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? सिलेबस्टर लो एंड डुआर। अब रिजल्ट सेक्शन में सिलेबस्टर लो कहाँ लगेगा वो देखेंगे अभी। पहले करते हैं थोड़ा सा जुगाड़। तो क्या करें जुगाड़ के लिए? t raised to power 2k is equal to t होगा क्या ना? सबसे पहले t स्क्वायर चेक कर ले। t of x, y कितना है हमारे पास? माइनस x, y है। सो व्हाट विल बी t स्क्वायर of x, y?
टी स्क्वायर ऑफ एक्स कॉमा वाई विल बी सिंपली टी ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब आप टी को 2 बार ऑपरेट कर दो, ऑपरेट टी 2 टाइम्स, फिर ऑपरेट टी 2 टाइम्स, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई विल बी माइनस एक्स कॉमा वाई, सो टी ऑफ माइनस एक्स कॉमा वाई। एंड व्हाट वी हैव टू डू, अगर लीनियर कोई भी यहाँ पे कोई भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो, कोई भी दो डबल का वेक्टर हो, उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट उसका नेगेटिव कर देना, तो माइनस माइनस एक्स मींस विल बिकम एक्स कॉमा वाई। सो लेके चले थे आप टी स्क्वायर एक्स कॉमा वाई, आपके पास आ गया एक्स कॉमा वाई, एंड दिस विल इंप्लाई कि टी स्क्वायर तो भैया आइडेंटिटी मैप बन गया। ठीक है, जो आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बन गया हमारा टी स्क्वायर। तो हमारा टी तो आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो तो एक्स को माइनस एक्स में कर रहा है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ टी रेज़ टू पावर 2k + 1 इज इक्वल टू -t। नाउ हमें पता है कि टी रेज़ टू पावर 2k जो है, टी रेज़ टू पावर 2k जो है वो क्या है, i है वो, तो टी रेज़ टू पावर 2k + 1 क्या बनेगा, वो बनेगा t। अब t अगर -t के इक्वल हो जाएगा तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि t जो है वो 0 है, बट t तो 0 नहीं है, यहाँ पे t 0 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, मतलब वो हर किसी को 0 वेक्टर मैप नहीं करता है, सो ऑप्शन बी इज आल्सो रॉन्ग। दोनों ऑप्शन रॉन्ग हुए। अब सी और डी में से कौन सा ट्रू होगा ये चेक करने के लिए हम लेंगे सिलेबस्टर लॉ यूज में। सो देखिए आप कैसे करेंगे इसको। सो फोर्थ ऑप्शन के लिए रेंज ऑफ टी स्क्वायर क्या है, रेंज ऑफ टी के इक्वल है, रेंज ऑफ टी स्क्वायर रेंज ऑफ टी के इक्वल है, तो रेंज ऑफ टी स्क्वायर क्या है, टी स्क्वायर तुम्हें पता है क्या है, हमारा आइडेंटिटी मैप है, आइडेंटिटी मैप है, इसका मतलब क्या होगा कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, उसका रेंज भी कितना होगा, पूरा आर स्क्वायर होगा। सो क्या हमारे पास रेंज ऑफ टी आर स्क्वायर आ रहा है या आर स्क्वायर का एक सब, मतलब ये रेंज ऑफ टी स्क्वायर प्रॉपर सब स्पेस नहीं हो सकता रेंज ऑफ टी का, तो ऑप्शन सी भी यहीं से रॉन्ग हो गया। ए बी सी तीनों रॉन्ग हो गए तो डी तो अपने आप ट्रू हो गया, बट फिर भी वो इक्वल क्यों है वो मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, मतलब हमें निकालनी पड़ेगी रेंज ऑफ टी कितनी आएगी, रेंज ऑफ टी हमें इक्वल आनी पड़ेगी आर स्क्वायर की। और अगर कोई भी देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे डिपेंड है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे डिपेंड है, मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, जो भी लीनियर ऑपरेटर हो तो अगर हम इसको 1 1 भी दिखा दें तो ये अपने आप ऑन टू बन जाती है। ठीक है, 1 1 और हो गई ऑन टू हो गया, तो ये ऑन टू होते ही रेंज ऑफ टी जो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी आर स्क्वायर के, और रेंज ऑफ टी आर स्क्वायर के इक्वल हो गई, ये भी आर स्क्वायर के इक्वल, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या दिखाना है, इसको 1 1 दिखाना है। 1 1 दिखाने के लिए क्या करेंगे कि टी ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है माइनस एक्स कॉमा वाई है। सो अगर कोई भी मैं वेक्टर लेता हूं, यहाँ पे 0,0 लेता हूं, सपोज मैं यहाँ पे लेता हूं वेक्टर 0,0। सो यहाँ पे कौन सा मैं ऐसा वेक्टर लूं जिसके ऊपर मैं टी ऑपरेट करने में मेरा 0,0 आ जाए। सो माइनस एक्स कॉमा वाई शुड बी 0,0, सो मींस एक्स शुड बी 0 एंड वाई शुड बी 0। सो मतलब केवल 0 वेक्टर 0 मैप हो रहा है, तो मतलब ये लीनियर ऑपरेटर क्या बन गया हमारे पास, टी हो गया हमारे पास 1 1, टी 1 1 हो गया तो ये हो गया हमारे पास ऑन टू भी 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो यहाँ से जो हो गया डायमेंशन ऑफ मतलब ये जो है रेंज ऑफ टी जो है वो इक्वल हो गई आर स्क्वायर की, रेंज ऑफ टी आर स्क्वायर की इक्वल हो गई, टी स्क्वायर की रेंज भी आर स्क्वायर की इक्वल हुई, तो ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। So next question is the radius of convergence of power series summation n plus 1 by n raised to power n square x raised to power n is। इस पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, e स्क्वायर 1 by root t 1 by e 1 by e स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन ट्रू है। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए करते क्या है, हम पहले देखते हैं म्यू। म्यू क्या होता है, लिमिट सुप्रीमम n टेंडिंग टू इंफिनिटी mod an की पावर 1 by n। सो an की पावर 1 by n, an क्या है हमारे पास यहाँ पे n plus 2 by n raised to power n square। So it will become limit n tending to infinity supremum mod n, n means 1 plus 2 by n square raised to power 1 by n। So limit n tending to infinity supremum 1 plus 2 by n square means n। Now see this, अगर हम इसको देखें तो n tending to infinity की लिमिट है, तो ये वाली चीज जो है वो 0 पर जाएगी, सो ये 1 और ये वाली चीज इनफिनिटी, तो 1 रेज़ टू पावर इनफिनिटी वाली फॉर्म। तो इस केस में क्या करते हैं, अभी सुप्रीमम लगाने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है। सो टेकिंग मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ e रेज़ टू पावर n 1 plus 2 by n। ठीक है, यहाँ पे लिमिट जो है वो इंफिनिटी पे जा रही है। अब अगर ये लिमिट इंफिनिटी पे जा रही है, सो एक्सपेंड करूँ अगर मैं यहाँ पे log 1 plus 2 by n है, log 1 plus 2 by n को अगर मैं एक्सपेंड करूँ e raised to power n 2 by n minus 2 by n का स्क्वायर हाफ
एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, एन सब में से कॉमन कैंसिल यहाँ पे, सो ई रेज़ टू आर मतलब ई स्क्वायर, बाकी सब जगह 1 प्लस 1 माइनस हाफ 2 स्क्वायर अगेन 4, यहाँ पे n एंड सो ऑन। एन टेंडिंग टू इंफिनिटी में लगाऊंगा तो ये सब तो बन जाएगा 0, हमारे पास बचेगा क्या ई स्क्वायर। ई स्क्वायर अगर हमारे पास बचा है सो ये आया न्यू, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नहीं है, सीधा यहाँ पे ई स्क्वायर टिक मत कर देना। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है, वो होती है 1 अपॉन म्यू, सो मींस 1 अपॉन ई स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question is consider the following group under matrix multiplication x is equal to 1 pq 0 1 r 0 0 1 pq r belongs to r। so r क्या हमारे पास r है इनफाइनाइट फील्ड, x जो है वो सेट ऑफ मैट्रिसेस है। अभी कोई स्पेशल सेट ऑफ मैट्रिक्स है, कुछ याद आता है इससे देख के, अगर आपने कंसेप्ट्स पढ़े होंगे तो बिल्कुल याद आएगा। ये क्या है, हाइजेनबर्ग, ठीक है, वो जनरली आप पढ़ते हो फाइनाइट फील्ड के ऊपर, इन्होंने r के ऊपर दे दिया। ठीक है, तो ये हाइजेनबर्ग ग्रुप है, इसके सेंटर ऑफ ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होगा, इन चारों में से पहला है r minus 0 under multiplication, r plus r square plus r plus cross r minus 0 under multiplication। सो इन चारों में से किसके होना है, ध्यान रखिए आइसोमॉर्फिक, केवल होमोमॉर्फिक नहीं। सो हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स है, तो पहले तो हमें देखना है इसका सेंटर ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक है, तो उसका सेंटर ग्रुप होता कैसा है। अगर डायरेक्टली पता है तो टाइम से हो जाएगा, डायरेक्टली नहीं पता तो देखना पड़ेगा क्या है। तो देख लेते हैं एक बार, तो सेंटर ग्रुप में किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। सेंटर ग्रुप में वो मैट्रिसेस आएंगी सच दैट MA is equals to AM for every M belonging to H। ठीक है ना, वो मैट्रिसेस H के अंदर से, कहां से, वो मैट्रिसेस H के अंदर से सच दैट M is equals to AM हो, मतलब M जो हो वो हर एक मैट्रिक्स के साथ में कॉम्यूट करती हो, M जो हो वो हर एक मैट्रिक्स के साथ में कॉम्यूट करती हो, तो वो सेंटर के अंदर आएगी। सो 1 pq 0 1 r 0 0 1, इसको मैं एक बार के लिए मेरा m ले लेता हूँ, 1 ab 0 1 c 0 0 1, इसके लिए मैं एक बार a ले लेता हूँ, और अब बस इसको हमें इसको ऐसे लिख देना। नाउ मल्टीप्लाई कर लें इनको, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, व्हाट विल गेट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 1 pq को 1 0। तो देखो ये अगर h, ये जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप आने वाला है वो सबसेट h का ही, सबसेट h का मतलब इस टाइप का तो होना ही है। सो 1 0 1 0 0 1 ये फिक्स दिया, ठीक है, चेंज केवल आएगा तो इन तीनों एंट्रीज के अंदर ही आएगा 1 0 0 0 1 1, ठीक है। सो 1 pq को, ये वाली एंट्री के लिए 1 pq को किससे मल्टीप्लाई करना है, a11 से मल्टीप्लाई करना है, सो a प्लस p प्लस q, दिस इज 0, दिस इज 0, ऐसे एग्जाम में गलती कर देते हैं, a प्लस p, राइट। 1 pq को bc1 से करना है, सो b प्लस pc प्लस q, एंड फिर 0 1 r को bc1 से करना है, तो 1c प्लस r। ना 1 ab को हमें किससे करना है, pq 0 से करना है, सो p प्लस a, एंड 1 ab को करना है qr1 से, सो q प्लस ar प्लस b। 0 1 c को करना है हमें qr1 से, सो q0 r प्लस c। ये आया हमारे पास, देखो c प्लस r तो r प्लस c के इक्वल होगा क्योंकि रियल नंबर से आ रहे हैं, रियल नंबर्स में एडिशन के लिए कॉम्बिनेशन होता है, और a प्लस p, और ये कितना है, ये p प्लस q तो हो नहीं सकता, p प्लस a ही है ये भी, सो a प्लस p और p प्लस a भी होना ही है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें तो होनी है, ये चीजें ही मेनली करेंगे अपने लिए, तो q प्लस ar प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस pc प्लस q, क्या है b प्लस
PC प्लस Q। सो BQ कैंसिल। AR कब PC के इक्वल हो सकता है? AR कब PC के इक्वल हो सकता है? जहां पे हमारे पास AR कब PC के इक्वल हो सकता है? अगर इफ एंड ओनली इफ P इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, P भी 0 हो और R भी 0 हो, क्योंकि हर एक A और हर एक C के लिए होना है। जहाँ पे A और C क्या रियल नंबर है, ये हर एक A और हर एक C के लिए होना है। मैं अगर सपोज मैं P और R फिक्स कर लेता हूँ, P1 और R1, तो ये हर एक A और हर एक A और हर एक C के लिए कब होगा? क्योंकि दोनों के दोनों 0 होंगे। सो हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रुप के एलिमेंट किस टाइप के मिल गए? सेंटर ऑफ ग्रुप के एलिमेंट्स हमें मिल गए 1 0 x बोल लेता हूं मैं, 0 1 0 0 0 1। ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप है। यहाँ पे x जो है वो r से डिफाइन करता है, ये सेंटर है। अब ये इनमें से किसके आइसोमॉर्फिक है? ठीक है, तो सपोज पहले वाले पे होम्योमॉर्फिक होता, मींस फाई ऑफ zx से लेकर सपोज r माइनस 0 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अंदर एक होम्योमॉर्फिक यहाँ पे समझिए आइसोमॉर्फिक ही होता। ठीक है, आइसोमॉर्फिक होता। तो आइसोमॉर्फिक होने के लिए क्या चाहिए? जितने ऑर्डर के एलिमेंट यहाँ पे होंगे उतने ऑर्डर के एलिमेंट भी यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास पता है माइनस में कितने ऑर्डर का होता है? वो 2 ऑर्डर का होता है। 2 ऑर्डर का होता है। क्या यहाँ पे कोई एलिमेंट 2 ऑर्डर का हो सकता है इसके अंदर? तो देखो 1 0 x 0 1 0 0 1 1। ठीक है, 1 0 y 0 1 0 0 1 1। दिस इज अगेन 0 0। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास क्या आएगा? x प्लस वाई 0। और यहाँ पे जो दो आपने तो ऑर्डर का देखना, तो x प्लस वाई जो बन जाएगा वो x प्लस एक्स, तो मतलब 2x। तो 2x कब x के इक्वल होगा? मतलब अगर 2 ऑर्डर का एलिमेंट है उसके लिए हमें क्या चाहिए कि मैं जब इन मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को ये मैट्रिक्स दोबारा मिल जाए। मतलब सीधी सी बात है 1 0 x 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे 2x जो होगा x के इक्वल है, बाकी सब कुछ तो इक्वल ही है। 2x x के इक्वल कब होगा? जब x इक्वल टू 0 होगा, मतलब तो आइडेंटिटी एलिमेंट उसके लिए तो उसका ऑर्डर 1 होता है। सो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो है वो 2 ऑर्डर का नहीं है, 2 ऑर्डर का नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन रॉन्ग है। और ए ऑप्शन के रॉन्ग होते हैं, डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। गाइस देखो आपको जो है ना इसके मतलब कई लोग जो है यूट्यूब पे आपको कई जगह मिल जाएंगे जैम के सॉल्यूशंस। तो यहीं पे क्या मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, कई लोग बताएंगे, मुझसे भी शायद अच्छा बताते हो, बट वहां पे जो क्या है आपको हर एक ऑप्शन सही है या गलत है ये नहीं बताते। जो सही है केवल वही बता देंगे, गलत है तो क्यों गलत है वो नहीं बताएंगे। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के दौरान आपको ये जरूर देखना, केवल ये नहीं देखना चाहिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपको सही ऑप्शन मिल गया तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं, बाकी जो ऑप्शन है वो क्यों गलत है। एग्जाम तक दे रहे हो जब तो केवल सही ऑप्शन देखना है, बट जब प्रैक्टिस कर रहे हो एग्जाम के लिए तो गलत भी देखना है, क्योंकि वो कभी कभी गलत भी हमारे काम आ जाता है। अब देखते हैं क्या r प्लस के ऊपर हो सकता है। तो फाइल ले लेता हूं मैं zx से लेकर r प्लस। ठीक है, सो फाइल ऑफ एनी मैट्रिक्स x जो x को ग्रुप से फाइल ऑफ m शुड बी इक्वल्स टू x। ठीक है ना, m के अंदर जो एंट्रीज है वो यहाँ पे जो है वो x है, बाकी सब जगह 0 है। सो सेंटर से आ रही है फाइव ऑफ m इज इक्वल्स टू x है। सो अब ना क्या ये होमोमॉर्फिक है? तो अगर मैं फाइव ऑफ m1 m2 करता हूँ तो क्या ये फाइव ऑफ m1 m2 के इक्वल आता है? फाइव ऑफ m1 m2 में पता है क्या बन जाएगा? ये 1 0 x प्लस y 0 1 0 0 0 1 हमने अभी भी देखा था। ठीक है ना, m1 एक मैट्रिक्स है, m2 एक मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके यहाँ पे केवल यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, बाकी सब जगह सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 0 x 0 1 0 0 0 1 प्लस 1 0 y 0 1 0 0 0 1। So it is phi of m1 and it is phi of m1। ठीक है, सो ये तो क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास अंदर चल रहा है, तो ये मैप हो जाएगा x प्लस वाई के ऊपर, दैट विल बी फाइव ऑफ m1 प्लस फाइव ऑफ m2।
ठीक है ना, मतलब होम्योमॉर्फिज्म तो है, होम्योमॉर्फिज्म है तो क्या ये 1 1 है, 1 1 और ऑन टू होने के लिए। अब क्लियरली है कि ये ऑन टू है, क्यों ऑन टू कैसे, कि आप कोई भी यहाँ पे रियल नंबर ले लो उसको क्रॉसकॉरेंट मैट्रिक्स बना दो, वहां पे केवल आपको एक एंट्रीज की जगह एक्सिस तो लिखना है, मतलब आपको केवल 1 0 x 0 0 0 1 0 0 0 1 कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो यहाँ पे। सो हर एक रियल नंबर के लिए यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, हेंस ये क्या बन गया हमारे पास ऑन टू बन गया, ऑन टू बन गया। 1 1 देखना है, 1 1 देखना है, इसके लिए चेक करना होता है 1 1 के लिए आप कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो, उनको इक्वल में रख दो, इमेजेस इनकी, ठीक है, इनकी इमेजेस इक्वल करने का मतलब क्या है कि x इक्वल टू वाई, और अगर x इक्वल टू वाई तो मैट्रिक्स भी को भी इक्वल होना पड़ेगा, मैट्रिक्स इक्वल हो गई तो मतलब ये वाली मैट्रिक्स इक्वल है, इमेजेस इक्वल की तो जो मैट्रिक्स है वो इक्वल आ गई, इसका मतलब फंक्शन जो है वो 1 1 भी है, एंड हेंस ये बी ऑप्शन इज करेक्ट, ये इसके अंदर आइसोमॉर्फिक है। अब आपको एक रिजल्ट पता होगा कि अगर r प्लस जो होता है वो rn प्लस का आइसोमॉर्फिक है तो सी ऑप्शन भी ट्रू है, बट अगर किसी ने क्लेम नहीं किया होगा r स्क्वायर प्लस के लिए कि मतलब सी ऑप्शन भी ट्रू है, क्योंकि सेक्शन ए के अंदर एक ही ऑप्शन ट्रू होता है, आपको एक मिल गया, आप दूसरे पे देखते क्यों हो। सो उन लोगों ने शायद आंसर की के अंदर सी नहीं निकाला होगा, बट बी और सी दोनों आंसर। ठीक है गाइस, तो मैं ऐसी वीडियो डालता रहूंगा, सेक्शन बी और सेक्शन सी के सॉल्यूशंस भी आने वाले हैं, फिर एक स्ट्रेटेजी की वीडियो आएगी। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है गाइस, थैंक यू।